हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है आइसोलेशन पार्ट 2। आइसोलेशन में हम इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के अंदर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल, गैमेटिक और हाइब्रिड इनवायबिलिटी, इतने जो है आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के प्रकार कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइप है हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इन सम केसेस hybridization between two species is possible, but the hybrid produced is sterile. हाइब्रिडाइजेशन दो स्पीसीज़ के बीच में पॉसिबल होता है, बट हाइब्रिड जो प्रोड्यूस होता है वो स्टेराइल होता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। सो इट इज़ अनेबल टू हैंड ओवर इट्स जीन कॉम्बिनेशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसलिए क्या है कि ये अपने जीन कॉम्बिनेशन जितने भी होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं होता है, स्टेराइल होता है एनिमल। इसलिए इसका अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल है म्यूल ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ हॉर्स एंड डोंकी इज स्टेराइल। जैसे हॉर्स और डंकी को क्रॉस करवाएं तो जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होता है वो कहलाता है म्यूल, और ये स्टेराइल होता है। नेक्स्ट टाइप है हाइब्रिड ब्रेकडाउन। इन सम केसेस वन ऑफ द सेक्सेस ऑफ हाइब्रिड इज स्टेराइल और इनवायबल। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि हाइब्रिड का जो एक सेक्स है वो स्टेराइल होता है और इनवायबल होता है। सो द अदर सेक्स इंटरब्रीड्स विद द पेरेंटल स्पीशीज। इसलिए दूसरा जो सेक्स है वो पेरेंटल स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड करता है। However, the offspring produced by this backcross is adaptably inferior to the offspring of the parental species. इस बैकक्रॉस के द्वारा क्या होता है कि जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है, पेरेंटल स्पीसीज, दूसरा सेक्स पेरेंटल स्पीसीज के साथ इंटरब्रीड करता है, और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो पेरेंटल स्पीशीज से इन्फीरियर होती है। So natural selection works against them and the hybrid is gradually eliminated. इसलिए नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर जो है वो अगेंस्ट में काम करता है और धीरे धीरे हाइब्रिड जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ तक तो ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म के 8 प्रकार थे जो हमने अभी तक किए हैं। अब है ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का ओरिजिन जो है वो क्या है? फॉर्मरली इट वाज बिलीव्ड दैट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अराइजेस बाय ए सिंगल म्यूटेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है पहले मानते थे कि एक सिंगल म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न होता है, बट इट अपीयर्स टू बी इम्पॉसिबल बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन इज सो लो that mutant will hardly find a make in population। पर ये इम्पॉसिबल था क्योंकि जो म्यूटेशन हुआ और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी, इसलिए जो म्यूटेंट पैदा हुआ वो पॉपुलेशन के अंदर अपनी जगह नहीं बना सकता, और इसलिए नेचुरल सिलेक्शन इसके अगेंस्ट में काम करता है। तो अब एग्जाम्पल है, Dobzhansky has suggested that reproductive isolation is the product of mutations in a system of complementary genes। Dobzhansky नामक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक्चुअली क्या है, कि ये प्रोडक्ट है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स का जो सिस्टम होता है उसके अंदर म्यूटेशंस का प्रोडक्ट है। वो सपोज द ओरिजिनल जीनोटाइप ऑफ ए स्पीशीज वॉज। सब मानते हैं कि कोई स्पीशीज है और उसका ओरिजिनल जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल बी है। इन सम इंडिविजुअल्स ए म्यूटेटेड टू ए। कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर क्या हुआ, स्मॉल ए म्यूटेशन हुआ और वो कैपिटल बी बन गया।
एंड इन अदर्स स्मॉल बी म्यूटेटेड टू कैपिटल बी, और दूसरे में स्मॉल बी म्यूटेट होकर के कैपिटल बी बना लिया। इंडिविजुअल्स विद जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी एंड आर एबल टू इंटरप्रेट। ये सभी जो है जीनोटाइप्स 3 प्रकार के इंटरप्रेट करते हैं। सिमिलरली स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और जीनोटाइप स्मॉल ए कैपिटल बी आर ऑल्सो एबल टू इंटरप्रेट। इसलिए ये भी आपस में इंटरप्रेट करते हैं। बट इंटरब्रीडिंग ऑफ कैपिटल ए स्मॉल बी और जीनोटाइप स्मॉल ए कैपिटल बी इंडिविजुअल्स इज नॉट पॉसिबल। इन 2 जीनोटाइप्स में इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं होती इन इंडिविजुअल्स में। बिकॉज क्यों नहीं होती? बिकॉज पूलिंग अप ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी in hybrid results in one of the isolating mechanism। इसलिए नहीं होती क्योंकि ये जीन जो है कैपिटल ए और कैपिटल बी ये इन हाइब्रिड है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है? आइसोलेटिंग मैकेनिज्म हो जाता है। सच एन ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अपीयर्स टू बी कन्विंसिंग। इसलिए ये इस तरह का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो होता है वो ये सारी बात को कन्विंस करता है। अब इसको देखिए आप ऐसे बना करके हम जो है गैमीट्स और बनाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करते हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल बी क्रॉस करवाया, कैपिटल ए स्मॉल बी, इनके गैमीट्स बनते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी, दूसरे में बनते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी। अब इन्हीं को आपस में जो है करवाएंगे क्रॉस, तो जो जनरेशन बनेगी वो देखिए कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल बी, और ये तो तीनों जो है इंटरब्रीडिंग करते हैं। और इधर जो है स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, इनकी जो है जनरेशन जो बनती है वो है जीनोटाइप जो बनते हैं वो है स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये भी कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ये भी आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो है यदि स्मॉल ए जो है उसका जो है म्यूटेशन हो गया है कैपिटल ए में, स्मॉल बी का हो गया है कैपिटल बी में, ये हाइब्रिड स्टेरिलिटी है और हाइब्रिड इनवाइबल है। तो इनकी यदि क्रॉस करवाएं कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, तो इनके गैमीट बनते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी, और इस जीनोटाइप का बनता है स्मॉल ए कैपिटल बी, और जो F1 जनरेशन हुई वो होती है कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ये जो है एग्जाम्पल है इसका पूरा, जिससे पता लगता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैसे होता है। अब है नेक्स्ट हेडिंग, रोल ऑफ आइसोलेशन इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर आइसोलेशन का रोल क्या है? एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक स्पीशीज़ होती क्या है पहले ये समझिए कि एलोपैट्रिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जिनके अंदर जो है रिलेटेड स्पीशीज़ ऑक्यूपाई डिफरेंट एरियाज ऑफ जोग्राफिकल और इकोलॉजिकल रीजन्स। मतलब स्पीशीज़ है जो जोग्राफिकल रीजन्स और इकोलॉजिकल रीजन्स ऑक्यूपाई करती है, डिफरेंट एरिया जो है ऑक्यूपाई करती है। तो अब देखिए, ए पॉपुलेशन फर्स्ट डिवाइड्स इनटू 2 और मोर एलोपैट्रिक ग्रुप्स। एक पॉपुलेशन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलोपैट्रिक ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। दे अक्यूमुलेट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिफरेंट म्यूटेशंस। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेते हैं क्योंकि म्यूटेशंस होते हैं बहुत सारे, इसलिए। आफ्टर ए पैसेज ऑफ कंसिडरेबल टाइम,
दे बिकम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड टू फॉर्म स्पीशीज। कुछ जो है टाइम के बाद में वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाते हैं और स्पीशीज बनाने के लिए। अनलेस दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड दे आर कॉल्ड रेसेस और वेराइटीज़। जब तक कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं होते तब तक ये रेसेस और वेराइटीज़ कहलाते हैं। Thus, in allopatric speciation, reproductive isolation is preceded by geographical isolation. इसलिए ये मानते हैं कि एलोपैट्रिक स्पीशिएशन के अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हमेशा जोग्राफिकल आइसोलेशन के बाद में होता है। नेक्स्ट है सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पैट्रिक क्या है? सिम्पैट्रिक स्पीशीज वो स्पीशीज है in which the related species occupy the same geographical area। तो आपस में जो रिलेटेड स्पीशीज है वो एक ही जोग्राफिकल एरिया में जब रहती है तो वो कहलाती है सिम्पैट्रिक स्पीशीज। अब ये स्पीशिएशन कैसे होता है? सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन, सम वर्कर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मे नॉट नेसेसरली प्रिसीडेड बाय जोग्राफिकल आइसोलेशन। बहुत सारे जिन्होंने रिसर्च की उनका मानना है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है हमेशा जोग्राफिकल आइसोलेशन से प्रिसीड नहीं होता है। स्पीशिएशन इज हाउएवर जनरली एलोपैट्रिक बट इन सम केसेस इट मे बी सिम्पैट्रिक। ज़्यादातर स्पीशिएशन के अंदर क्या होता है कि एलोपैट्रिक स्पीशिएशन होता है और बहुत कम केसेस के अंदर सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन होता है। However, once established, reproductive isolation is favored by natural selection। एक बार जब तक जो है स्पीशीज एस्टेब्लिश हो गई और उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है स्टार्ट हो गया, तभी जो है नेचुरल सिलेक्शन उस स्पीशिएशन के अंदर फेवर होता है और उसी से जो है वो पॉपुलेशन या स्पीशीज को स्ट्रेंथ मिलती है। इसके साथ ही मेरी आज की टॉपिक जो है आइसोलेशन समाप्त होती है। थैंक यू।